हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। कक्षा 11 के लिए प्रश्नावली 3.4 लेकर के आए हैं। इससे पहले की प्रश्नावलियाँ हमने बहुत दिनों पहले डिस्कस की थी, लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं और नया वीडियो लाने में कुछ समय लग गया। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराने में कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो गए थे, पर खैर वो तो चल ही रहा है। आज इसके लिए एक वीडियो भी आ चुकी है। अभी हम यहाँ पे प्रश्नावली 3.4 को हम हल करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम बेसिक चीज़ें पहले हम जान लेते हैं। इसके जो ऊपर जो भी इसके बारे में जानकारियाँ दी गई पहले हम उसको देखेंगे, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे बातों को, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्नावली 3.3 का अंत होता है, 3.4 की शुरुआत यहाँ पे होती है और यहाँ पे हमको लिखा गया है त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में दिया गया है। त्रिकोणमितीय समीकरण से चीज़ों को हमको समझना है कि त्रिकोणमितीय समीकरण होता क्या है यहाँ पे। तो भाई ऐसे समीकरण जिसमें त्रिकोणमितीय फलनों का प्रयोग किया गया वो त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाते हैं। अब यहाँ पे जो मुख्य चीज़ें हैं वो मुख्य हल यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में है। यहाँ पे हमें इसको जो भी हमको वैल्यूज़ दी जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे आपको उदाहरण नंबर 18 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्यूशन निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे यानी कोण निकालने की बात करेंगे। और ये जो कोण होता है अपन कोण निकालेंगे 2 पाई यानी कि 360 और 0 यानी 360 और 0 के बीच में या फिर उसके बराबर में, 0 के बराबर या फिर 360 मतलब 0 के बराबर या इससे बड़ा और 360 से नीचे, इतने के बीच में जो भी कोण का मान आप निकालेंगे वो आपके मुख्य हल प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएंगे। और इसके जो व्यापक हल होंगे वो यहाँ पे देखेंगे, एक व्यापक हल निकालना है। वही सॉल्यूशन अगर n के फॉर्म में दे दिया जाए जो हर एक मान के लिए सही हो, ठीक है। पूर्णांक n के लिए यहाँ पे देखेंगे कहा गया है पूर्णांक n युक्त व्यंजक जो त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी हल को व्यक्त करता है उसे व्यापक हल कहते हैं। तो यहाँ पे हमको व्यापक हल के बारे में बात करना होगा और हम पूर्णांकों के समुच्चय को z से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे जो पूर्ण संख्या पूर्णांक है उनको हम यहाँ पे लेंगे। तो ये मुख्य चीज़ें रहने वाली है इस पूरे प्रश्नावली में, यानी कि मुख्य हल और व्यापक हल। तो आपके जो पहले उदाहरण है, अब यहाँ पे इसके मुख्य हलों को खोजेंगे। तो यहाँ पे बहुत सिंपल से तरीके से हम बात को समझेंगे। देखिए भाई, बात यह है कि हमको दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, sin x इक्वल टू √3/2। √3/2 किसके बराबर होता है? √3/sin के पदों में जो अगर बात की जाएगी तो वो 60 अंश का मान होता है। तो ये जो 60 अंश है 0 और 360 के बीच में, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पे √3/2 जो होता है वो अगर 180 में इसको घटाएंगे तो आपको 120 मिलेगा, ठीक है, 120 मिलेगा। तो 120 अंश sin 120 का मान जब निकालेंगे तब पर भी आपको √3/2 मिलेगा। यानी ये 60 है और जो 120 अंश है ये दोनों ही आपके आंसर होने वाले हैं। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कैसे दिया गया है हम इसको देखते हैं। कि हम जानते हैं कि sin π/3 इक्वल टू √3/2, ठीक है, π/3 इक्वल टू √3/2, ये एक आंसर हो गया। ये π/3 का मतलब क्या हो गया? 60 अंश, ठीक है। तथा sin 2π/3 ये जो है इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है कि π - π/3 इक्वल टू sin π/3 यानी कि √3/2, यानी sin 2π/3 जो हो रहा है। अब यहाँ पे जो अगर आप जल्दी से आंसर निकालना चाहते हैं वो कैसे निकालेंगे? मैंने आपको क्या कहा, देखिए 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे करेक्टली देखनी होंगी। पहली बात ये देखना होगा कि यहाँ पे किस चतुर्थांश में साइन प्लस में होता है। पहले में होता है और यहाँ पे दूसरे में प्लस में होता है, ठीक है। तो पहले में आपने 60 अंश पे ले लिया, ओके, ये 60 अंश पे ले लिया, तब आपका ये करेक्ट हो गया। साथ में 180 माइनस करेंगे, 180 में 60 को घटा लो, क्योंकि 180 माइनस 60 करेंगे तो 120 पे मिलेगा, यानी 120 अंश जो हो रहा है इस पे भी आपका करेक्ट वही होगा, ठीक है, यानी वही वैल्यू निकलेगी और प्लस में निकालनी है, तो ये हमको देखना होगा। अच्छा, यहाँ पे प्लस और माइनस का झमेला थोड़ा समझने के लिए हम थोड़ा सा tan वाला देख लेते हैं, जो 19। अब यहाँ पे इसका जो आपका हल का बात कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने 120 वाले को हल करके लिखा है, तो आपके जो मुख्य हल है x बराबर π/3 और 2π/3 आपको मिल गया है। ये आपका 60 अंश है और ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है 120 अंश के बराबर है। अब इसको हल करके अगर हम देख लें कि भाई 120 के कैसे बराबर है, तो 2 गुणते पाई है, पाई का मान आप 180 रख दीजिए। 180 वैसे रखा नहीं जाएगा, π/180 रखा जाता है, तो पाई कट जाता है, 180 ऊपर आ जाता है, 3 से यहाँ पर रख देंगे, 3 से काटेंगे, 3 6 18 और 60 दूनी 120 मिल गया करेक्टली, ठीक है। बात को समझिए, यहाँ पे 160
आपको 120 मिल चुका है, 60 और 120 यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेंगे। अगर हम यहाँ पे tan की बात कर लेते हैं तो भाई देखो tan को आप समझ लेते हो, tan के मान यहाँ पे क्या दिया गया है, tan का मान दिया गया -1/√3। 1/√3 का मतलब क्या होता है, 30 अंश की बात कर रहे हैं, और 30 अंश में माइनस कब होगा, ठीक है। ये देखिए पहले चतुर्थांश में तो प्लस रहता है, ये दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक प्लस में होता है, तो ये अपना यहाँ पे माइनस रहेगा। तो हम यहाँ पे 30 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, 180 - 30 कर सकते हैं, 180 - 30 कर सकते हैं, यानी 150 पे भी ये करेक्ट करेगा, 150 पे भी ये रखा जाएगा। और यहाँ पे तीसरे चतुर्थांश में तो ये प्लस में होता है, तो यहाँ पे हमको नहीं लेना है, हम इस चतुर्थांश में लेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे भी माइनस में होगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 360 - 30 कर सकते हैं, 360 - 30 कर लेंगे, तो यहाँ पे करेक्ट काम करेगा, उसी अनुसार काम करेगा। अच्छा यहाँ पे tan ही रखना है, हमको tan ही रखना है, तो इसी वजह से यहाँ पे 360 माइनस करेंगे। अब यहाँ पे 180 माइनस किया था तब आपका त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदल रहा है, यानी tan ही रहेगा। 360 माइनस किया तब पर भी नहीं बदलेगा, ठीक है, तो ये बात रहेगी। अच्छा यहाँ पे इसका सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, क्या है, 1 मिनट इसको हटा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि tan π/6 इक्वल टू, यानी 30 अंश बराबर कितना होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ पे आपको माइनस किस स्थिति में, किस जगह पे मिलेगा, π/6 दिया गया है, यानी दूसरे चतुर्थांश में जाने की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे चतुर्थांश में है तभी तो यहाँ पे इतना किया गया है, π - किया गया है, वहाँ पे वैल्यू यहाँ पे माइनस में होती है, तो अपना यहाँ पे वैल्यू कितना मिल गया, π - 6, ठीक है। ये तो एक आंसर ये हो गया, जिसको आप हल करेंगे तो 5π/6 के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। 6 कम 6 पाई -1 बराबर 5π/6, ये आपको पहला आंसर मिल जाएगा। दूसरा आप ले सकते हैं 360 माइनस, ठीक है, दूसरे चौथे चतुर्थांश में जाने की जो बात हमने की थी कि वहाँ पे भी आपका मान यहाँ पे tan वाला क्या है, माइनस में मिलेगा, tan 2π - π/6 लेंगे, तो वहाँ पे भी tan π/6 के रूप में ही कंसीडर किया जाएगा, यानी कि 30 अंश के रूप में ही कंसीडर किया जाएगा, ज्ञात किया जाएगा, जहाँ पे आपको माइनस में मिल जाएगी इसकी वैल्यू। यानी यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिल गई, 2π - π/6, यहाँ पे गुणा करेंगे, 6 दूनी ये 12, 12 में से गया 11, 11π/6, तो ये आपका आंसर हो रहा है। तो मुख्य हल आपको 2 टोटल मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि क्या हो रही स्थितियाँ। और यहाँ पे देखेंगे वही सेम चीज़ें देखिए, 5π/6 और tan 11π/6 इक्वल टू -1/√3। तो आपके जो मुख्य हल हो रहे हैं यही दोनों कोड हो गए, यानी कि आपका 150 अंश और 360 में 30 घटाने पर कितना, 330 अंश, ये दोनों करेक्ट आंसर होंगे, ये आपके मुख्य हल होंगे। अब मुख्य हल आपने समझ लिए हैं, प्लस वाला भी समझ लिया, माइनस वाला भी समझ लिया। अब इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके आपको व्यापक हल भी निकालना है। व्यापक हल के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं चीज़ें क्या दी गई हैं, त्रिकोणमितीय समीकरणों के व्यापक हल ज्ञात करेंगे। अब हम यहाँ ज्ञात करेंगे sin x बराबर 0 अंश दिया गया। अब 0 कब होता है, sin 0 का मान 0 होता है, ठीक है, या फिर 180 का मान 0 होता है, ठीक है, ये भी कंडीशन होती है, 180 का मान भी 0 होता है। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे n पाई, n क्या है, n बराबर z ले लिया, z यानी पूर्णांक हो गया, 1 2 3 4, ये प्लस वाला गिनती लेंगे, माइनस वाला भी नहीं, संभवतः नहीं लेंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे इतना ही बस, ओके। अब यहाँ पे cos x इक्वल टू 0 दिया गया है, तो cos का मान 0 कब होता है, 90 पे होता है, 90 पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 90 को जब यहाँ पे लिया गया है वो किस रूप में लिया गया है, 2n+1 और π/2 मतलब 90 हो गया, और यहाँ पे 2n+1 जो लिया गया है ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि हम यहाँ पे गोल गोल घूम के 90 पे ही आ रहे हैं। वैसे भी 90 पे ही जाना है, ठीक है, 90 पे जाएंगे, या फिर हो जाएगा अपना यहाँ पे 1 मिनट, और 270 यहाँ पे देखिए 90 भी आपका यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है, 90 भी काम करेगा और 270 भी काम करेगा, ठीक है। दोनों जगहों पे आपको 0 मिल रहा है, इस वजह से यहाँ पे इस रूप में आपको दिया गया है। और यहाँ पे ये रूप कैसे बनता है धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, जैसे भी आपका आंसर यहाँ पे मिलता जाएगा, अब देखेंगे इन बातों को समझते जाएंगे। यहाँ पे 2 प्रकार के प्रमेय दिए गए हैं, तो प्रमेय में अब बातें समझ लेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे सिद्ध करने वाली बात भी होती है, सिद्ध करने वाली बात हम बाद में कभी देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे बातों को समझ लेते हैं। sin x इक्वल टू sin y आपको दिया गया है, से
x बराबर आप क्या निकालेंगे यहाँ पे n पाई प्लस -1 पावर n y, जहाँ पे n इक्वल टू z हो रहा है, n एलिमेंट ऑफ z, यानी कि वहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या है, इसका एक व्यापक रूप हो गया। यहाँ से आपको निकालने का एक समीकरण दिया गया, ये एक फार्मूला है, प्रमेय है। अभी इन चीज़ों को हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन, जो भी प्रमेय है, 3 प्रमेय दिए गए हैं, इन प्रमेयों को हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, किस रूप से यहाँ पे हम बातों को निकालेंगे। तो भाई यहाँ पे आपको जो पहला विकल्प पहला उदाहरण दिखाई दे रहा है, 20 नंबर उदाहरण, इसको देखेंगे कि साइन x इक्वल टू -3/2 दिया गया है, -√3/2 दिया गया है। तो √3/2 जो होता है वो क्या होता है, 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ पे हल कैसे किया गया है ये देखेंगे। देखिए साइन x इक्वल टू -3/2 जो दिया गया है, तो माइनस को ऐसे रख दिया है। ये 3/2 कब होता है, π/3 पे, यानी कि 60 अंश पे। तो यहाँ पे इतना रख दिया गया है। अब यहाँ पे आगे जो माइनस है, आगे आपका जो माइनस है, ये माइनस को कैसे हम हटा सकेंगे, तो पाई प्लस π/3 कर सकते हैं, ठीक है। 180 प्लस 60 करेंगे तब आपका तीसरे चतुर्थांश में जाएंगे जहाँ पे माइनस हो सकता है। ये कंडीशन ये भी बन सकती है। इस वजह से यहाँ पे ये बना है और ये साइन 4π/3 बन चुका है। तो साइन x इक्वल टू साइन 4π/3, साइन कैंसिल कर देंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4π/3 हो जाएगा। अब 4π/3 जब ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे लिखे रहेंगे। साथ में जब अगर साइन है, जो हमको पहला यहाँ पे प्रमेय मिला था, जब हम यहाँ पे ऊपर आते हैं, बात को यहाँ पे देखते हैं, ये जो प्रमेय मिला है, तो यहाँ पे आपने कंडीशन क्या देखी है, साइन के लिए n पाई प्लस -1 पावर n y, ठीक है। ये कंडीशन आपने देखी, यही यहाँ पे सेम टू सेम फिक्स करनी है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका आंसर क्या मिल रहा है, वही सेम चीज़ n पाई प्लस -1 की पावर n, और आपको क्या दिया गया है, 4π/3। 4π/3 यहाँ से निकालेंगे और ये जो आगे लिखी गई गिनती है, ऊपर जो 3 प्रमेय दिए गए हैं उन्हीं को उठा के यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। और साइन कॉस टेन का तीनों को दिया गया है, उन्हीं तीनों चीज़ों को कॉपी करके यहाँ पे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थितियों में, जहाँ जहाँ पे जैसा कुछ दिया गया वहाँ पे हमें फिक्स करना है। ओके, तो यहाँ पे एक टिप्पणी दी गई है, उसको भी देख लेते हैं कि 4π/3 x का एक ऐसा मान है जो संगत साइन x बराबर -√3/2 है। x का कोई भी अन्य मान लेकर समीकरण हल किया जा सकता है जिसके लिए साइन x बराबर क्या होगा, -√3/2 हो। यह सभी विधियों से प्राप्त एक ही हल होंगे, यद्यपि वे प्रत्यक्षता विभिन्न दिखाई पड़ सकते हैं, यानी हम सामने से देखने पर उनको अलग अलग दिखाई देगा, हमको लगेगा कि अलग अलग है, बट जब उनको हल किया जाएगा तो आपको आंसर वही सेम चीज़ें मिलेगी। इसी वजह से इसको व्यापक रूप कहा जाता है। यहाँ पे व्यापकता यानी कि हर जगह व्याप्त होंगे। अब यहाँ पे कॉस के लिए क्या होगा भाई, कॉस के लिए यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन क्या है आपका, कॉस के लिए कॉस एक्स बराबर 1/2 दिया गया। यहाँ पे 1/2 कब होता है, ये होता है आपका 60 पे, ठीक है। कॉस 60 पे होता है, तो इस वजह से कॉस 60 को यहाँ पे लिख दिया गया π/3 के रूप में, कॉस 60 को π/3 के रूप में लिख दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में अब देख रहे हैं कॉस एक्स बराबर 1/2 हो रहा है, वही 1/2 कॉस π/3 के बराबर है, यानी कॉस एक्स बराबर कॉस π/3, यानी एक्स बराबर क्या मिल रहा है आपको, π/3 मिल रहा है। अब चूंकि ये कॉस है तो कॉस वाला जो फार्मूला वहाँ पे आप जो आपको प्रमेय दिया गया उसमें आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा x बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3, ठीक है। π/3 हम जो यहाँ पे प्राप्त करेंगे वो रखेंगे, बाकी 2n पाई प्लस माइनस हम प्रमेय से रखेंगे, ठीक है। और जहाँ पे n एलिमेंट ऑफ z ये रखा जाएगा ही। tan के लिए भी इसी प्रकार अगर हम प्रयोग करें, यहाँ पे tan में देख सकते हैं 2 प्रकार से चीज़ें दी गई हैं। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व करना कैसा हो सकता है, ठीक है। tan 2x बराबर दिया गया है -cot x प्लस π/3। अब यहाँ पे जो cot को, ठीक है, कॉट जो दिया गया है, कॉट जो माइनस में दिया गया है उसको हम प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, माइनस में जो दिया गया उसको प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और कॉट का अगर tan में कन्वर्ट, हमको tan में ही कन्वर्ट करना है क्योंकि tan वाला फार्मूला हमको मालूम है, tan वाला ही व्यापक रूप हमको मालूम है। तो कॉट को हमको tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो भाई दूसरे चतुर्थांश में जो होता है, दूसरे चतुर्थांश में ये प्लस में होता है और माइनस में होता है। तो tan अगर tan
पाई बाई 2 यानी 90 प्लस कुछ रहा होता है, 90 प्लस कुछ ये वाली चीज़ें हो रहा है, 90 प्लस थीटा होता तो माइनस कॉट थीटा में चेंज हुआ होता। ये माइनस कॉट थीटा पहले से है तो इसको चेंज कर दिया, वापस रिवर्स कर दिया गया है। एक बार फिर से समझेंगे कि भाई टेन, ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा रहा होता, 90 प्लस थीटा सॉरी रहा होता, तो ये किस में चेंज हुआ होता, माइनस कॉट थीटा में, ठीक है। तो इसका रिवर्स रूप यहाँ पे आपको मिल रहा है कि ये माइनस कॉट थीटा को टेन 90 प्लस थीटा में चेंज किया गया। ये थीटा पूरा मटेरियल थीटा ही है, यहाँ पे रख दिया गया है और 90 प्लस करके रखा गया, ठीक है। बात यहाँ पे ऐसे आई है, अब यहाँ पे टेन से टेन के टेन रूप में चेंज हो गया, यहाँ पे पाई बाई 3 और पाई बाई 2 को जोड़ दिया गया है, सिंपल सी बात है, उसको जोड़ दिया गया, एक्स को अलग रखा गया है और टेन से टेन आपको कैंसिल कर दिया जाएगा दोनों पक्षों में, ठीक है। दोनों पक्षों में टेन से टेन कैंसिल कर दिया जाएगा और ऐसी स्थिति में आपको 2x बराबर क्या मिल जाएगा, 2x बराबर आपको मिल जाएगा x, देखिए 2x बराबर आपको मिल जाएगा x प्लस 5 पाई बाई 6 मिल जाएगा। इस x को इधर भेजेंगे तो x इजकल टू 5 पाई बाई 6 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सही से लिख नहीं पा रहा हूँ पर ये आप सिंपल सी बात समझिए कि वो उधर जाके घटेगा, ओके। x जाके इधर, x उधर जाके, एक मिनट, x इधर जाके घटेगा, x इजकल टू यही अपना वापस मटेरियल मिल जाएगा और जो n पाई जोड़ा गया है वो tan का व्यापक रूप वाला जो प्रमेय है उससे लिया गया है। तो ये कंडीशन आपको समझ में आई होगी कि tan का व्यापक रूप से इसको कैसे निकाला गया है, मुख्य मान क्या होते हैं, ये आपको भी समझ में आया होगा। अभी आगे देखेंगे जो भी आगे उदाहरण हैं ये इन्हीं प्रकार से हल किए गए हैं और अब इन उदाहरणों को, जो लंबे उदाहरण हैं, इनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सो दोस्तों, जो पहला प्रश्न आपका यहाँ पे मिल जाता है प्रश्नावली का, प्रश्नावली आपकी 3.4 चल रही है और इसमें जो पहला प्रश्न आपको मिल जाता है वो मिल जाता है क्या, tan x इक्वल टू √3 दिया गया है, tan x इक्वल टू √3 दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, अब यदि tan x इक्वल टू tan अल्फ़ा इक्वल टू x बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा, ये क्या है, इसका व्यापक हल, जो कहाँ से मिलता है, प्रमेय से मिलता है, ये क्वेश्चन के साथ में दिया गया है। अभी हमको इसका आंसर फाइंड आउट करना है कि क्या होगा, व्यापक हल हमको इसका निकालना है। तो भाई tan x इक्वल टू √3 दिया है, √3 का मान क्या होता है, 60 पे होता है, 60 का मतलब क्या, पाई बाई 3, ये चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई हैं। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, tan से tan कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मिनट ऊपर भी देख लेंगे, यहाँ पे क्या दिया गया है, इसका मुख्य हल तथा व्यापक हल दोनों चीज़ें निकालनी है। तो पहले यहाँ पे आपका मुख्य हल निकाला गया है, तो पहले बात पाई बाई 3 जो मिल गया, एक मुख्य हल ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि आप यहाँ पे 90, ठीक है, किस में देखेंगे कि tan प्लस किस में होता है, यह आपका थर्ड चतुर्थांश में होता है, तीसरे में। तो पाई प्लस पाई बाई 3 करेंगे, पाई प्लस पाई बाई 3 करेंगे, इस वजह से वहाँ पे भी आपका ये प्लस में जाएगा, यानी कि √3 के बराबर होगा। तो इस वजह से पाई प्लस पाई बाई 3 किया गया, यहाँ से पाई बाई 3 पहले निकाला गया, फिर पाई प्लस पाई बाई 3 कहाँ से लिया भैया कि 180 प्लस थीटा अगर करते हैं, तीसरे चतुर्थांश में जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपका tan का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, चूँकि यहाँ पे पॉजिटिव √3 लिया गया था, इस वजह से हम तीसरा चतुर्थांश में गए हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो आपको मिल गया है इसका सॉल्यूशन 3 पाई यानी कि 4 पाई बाई 3 आपको जो मिलेगा, ठीक है, आपको 4 पाई बाई 3 जो मिलेगा, ये भी आपको उसी तरीके का हल देगा जो कि आपका पाई बाई 3 यानी कि 60 अंश दे रहा था, उसी प्रकार से आपको 120 भी देगा, ओके। 120 ही तो मिलेगा ना, 3 6 6 नहीं, 120 तो नहीं मिलेगा, 180 प्लस 30 दिया गया था, 60 लिया था, तो ये 240 के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका मुख्य हल मिला है वो क्या मिला है, पाई बाई 3 मिल गया है, 4 पाई बाई 3 मिल गया है। ये दोनों आंसर मुख्य हल आपको समझ में आया। अब यहाँ पे इसका मुख्य मान, ठीक है, मुख्य मान ये आपको यहाँ पे मुख्य मान, जो निम्नतम मान होता है उसको मुख्य मान माना जाएगा, जो छोटा होता है वो मुख्य मान माना जाएगा, और ये 0 से 360 के बीच में ही होगा, और यहाँ पे जो मुख्य जो मेन वाला रहेगा वो छोटा वाला माना जाएगा, ओके। ये बात हो गया। अब व्यापक हल की बात कर लेंगे, तो यहाँ पे पाई बाई 3 आपको मिल रहा है, तो यहीं से आप व्यापक हल डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि व्यापक हल क्या हो रहा है, x बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा हो रहा है। तो अपना x का यानी अल्फ़ा का मान क्या मिला है, पाई बाई 3 है, तो वहाँ पे हम रख देंगे पाई बाई 3, यानी x बराबर n पाई प्लस पाई बाई 3, ये क्या हो गया। और यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ पे
n क्या है, एलिमेंट ऑफ z है। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया करेक्टली। बस हो गया, काम खत्म, इसमें और कुछ नहीं करना है। आपका मुख्य मान भी हो गया, व्यापक हल भी हो गया। दूसरे वाले प्रश्न को अगर हम जल्दी जल्दी से थोड़ा सा देख लेते हैं तो भाई यहाँ पे देखो सेक एक्स बराबर 2 दिया गया, सेक एक्स बराबर क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। अब सेक किस में का चेंज होगा, सेक चेंज होगा कॉस में। तो भाई सेक एक्स बराबर 2 दिया है, सेक को उलट देंगे तो कॉस में बदल जाएगा, तो 1/2, एक भी उलट के 1/2 बन जाएगा। और कॉस के बदल में 1/2 कब मिलता है, वो मिलता है 60 पे। 60 का मतलब π/3 यहाँ पर रख दिया, कॉस एक्स बराबर कॉस π/3 रख दिया है। अब यहाँ से एक हल क्या मिला आपको, π/3 मिल गया। दूसरा हल हम यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे ग्राफ यहाँ पे चतुर्थांश बना के देखते हैं कि कहाँ पे होता है। कॉस का मान प्लस में मिल रहा है, कॉस का मान हमको प्लस कहाँ पे मिलता है, तो कॉस का मान हमको मिलता है इस चौथे चतुर्थांश में। ACTS से हम चौथे चतुर्थांश में जानते हैं कि कॉस प्लस में होता है। तो यहाँ पे 360 माइनस जाएंगे, 360 माइनस थीटा जाएंगे, इस वजह से यहाँ पे 360 यानी कि 2π माइनस π/3 दिया गया, माइनस π/3 दिया गया। π/3 कहाँ से मिला था, यही जो अपना मिला था पहले से। अब ये जो हल करेंगे तो ये 5π/3 हो जा रहा है। अब यहाँ पे 2 हल आपको मिल रहे हैं और इसका मुख्य हल कौन सा होगा, वही होगा जो इसमें से छोटा होगा, ठीक है, जो छोटा होगा यानी π/3 आपका मुख्य हल होगा। ये हो गया। और इसका व्यापक रूप क्या होता है, अभी कॉस वाला का जो व्यापक रूप होता है, कॉस वालों का व्यापक रूप क्या होता है, वो होता है 2nπ प्लस माइनस अल्फा 2nπ प्लस माइनस अल्फा। और अल्फा की जगह पे यही अपना जो π/3 मिला है वही रख देना है, n एलिमेंट ऑफ z रख देना है। बस इसका व्यापक हल भी हो गया, मुख्य हल भी हो गया, मुख्य मान भी हो गया, काम खत्म हो गया। तीसरा वाला प्रश्न ऐसे ही कॉट को tan में चेंज करना है, उसके बाद हल करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि tan क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक क्यों लिया गया है, क्योंकि सवाल में अपने पास क्या है, cot x बराबर -√3 दिया गया है। और अगर इसको tan में चेंज कर रहे हैं तो -1/√3 देगा, और दोनों जगह माइनस ही रहेगा, तो माइनस को हमको रखना ही है। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे दोनों कोण दिए गए, मुख्य मान दिए गए, आप आराम से निकाल लेंगे। चौथे सवाल में जो कॉसेक दिया गया है, इसके बारे में आप खुद अभी थोड़ा सा विचार कीजिए, और हम अगले वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।